नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। गाइस, हमारे यूनिवर्स में अनेक प्रकार के रहस्य भरे पड़े हुए हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक है ब्लैक होल। यह अभी तक यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेट ऑब्जेक्ट में से एक है, जिसके बारे में हमें बहुत कम ही मालूम है। 2014 में अगर आपको याद हो, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की एक साइंस फिक्शन मूवी आई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस फिल्म में स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइक ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, एलियन प्लेनेट, इन सबको बड़ी साइंटिफिक एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया था। लेकिन शायद सबसे मज़ेदार क्लाइमेक्स इस फिल्म के एंड में था, जब फिल्म का मेन कैरेक्टर कूपर एक ब्लैक होल में गिर जाता है। अब इस ब्लैक होल का नाम होता है गारगेंटुआ और कूपर अपने स्पेसशिप को लेकर इस ब्लैक होल के अंदर गिरता चला जाता है। शुरू में इनके आसपास सब कुछ काला काला होता है, यानी चारों तरफ अंधेरा, कंप्लीट डार्क। लेकिन जैसे ही कूपर और अंदर गिरता है तो कुछ फ्लैशेस पार्टिकल इनके सामने दिखाई देती हैं। ये पार्टिकल इनके स्पेसशिप से लगते हैं और कुछ लाइट की फ्लैशेस निकलती हैं, कुछ चिंगारियां लगती हैं और स्पेसक्राफ्ट में आग लगने लग जाती है। स्पेसक्राफ्ट में आग लगने की वजह से इनको मजबूरन इजेक्ट करना पड़ता है अपनी स्पेसशिप से और ये ब्लैक होल के अंदर और गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से ये अपने आप को एक फिफ्थ डायमेंशन के अंदर पाते हैं। यह बहुत ही दिमाग हिला देने वाली घटना थी, एक ऐसी जगह जहां से ये अपने पास से कम्युनिकेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। अब ये सब देखकर एक बड़ा सवाल आपके मन में उठता होगा, क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ब्लैक होल के अंदर सही में ऐसा कुछ होता है? अगर हम सही में एक ब्लैक होल के अंदर गिरेंगे तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं, समझते हैं इन सारे क्वेश्चनों के आंसर को आज के इस वीडियो में। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. 18वीं शताब्दी में जॉन मिचेल और पियरे साइमन लैप्लास इस तरह के ऑब्जेक्ट पर विचार करने वाले पहले पर्सन थे। वो मानते थे कि यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत हो सकता है जहां से लाइट भी नहीं बच सकता है। बाद में आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से ब्लैक होल के बारे में भविष्यवाणी की। आइंस्टीन ने ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया और दिखाया कि ग्रेविटी लाइट, हीट एंड साउंड को इन्फ्लुएंस करता है। एक सदी से भी पहले आइंस्टीन ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया। अब यह प्रिंसिपल न केवल स्पेस, टाइम, ग्रेविटी को इन्फ्लुएंस करता था, इनफैक्ट मैटर के बीच के रिलेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया करता था। बल्कि इसने एक विशेष रूप से दिमाग को हिला देने वाली घटना की थ्योरेटिकली जन्म दे दिया, जिसे फाइनली ब्लैक होल कहा गया। अब ब्लैक होल को डिफाइन करने वाली थ्योरी इतनी पेचीदा थी कि वास्तव में आइंस्टीन को खुद ही गलतफहमी थी इसको लेकर। आइंस्टीन जानते तो थे ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देता है, यानी जहां ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है वहां टाइम धीमा गुजरता है और जहां ग्रेविटी कम होता है वहां उसके कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा गुजरता है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टाइम डायलेशन है। आइंस्टीन ये तो जानते थे कि ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है और लाइट को एक अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। अगर आज के समय में इसे देखें तो इसे ग्रेविटी लेंसिंग कहा जाता है। आइंस्टीन को ब्लैक होल को लेकर विश्वास नहीं था कि स्पेस में कोई ऐसी भी चीज़ होगी जो टाइम और लाइट दोनों को होल्ड कर देती होगी। आइंस्टीन ने तो 1939 के एक पेपर के आर्टिकल में खुद ही बताया था कि इसका विचार विश्वसनीय नहीं है और ऐसी तरह की घटनाएं रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती हैं। पर कई साल बाद करीब 1967 में एक अमेरिकी स्पेस साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने इसका एविडेंस दिया। उन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, दशकों तक ब्लैक होल को केवल थ्योरेटिकली ही जाना जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कोई एविडेंस न होना, क्योंकि हमारे पास ब्लैक होल का कोई इमेज नहीं था। हम ब्लैक होल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। पर 10 अप्रैल 2019 को यह हकीकत सच में बदल गई। 10 अप्रैल की दोपहर दुनिया के 6 जगहों पर साइंटिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्लैक होल की रियल पिक्चर जारी करते हैं। ये तस्वीर किसी कलाकार या कंप्यूटर के द्वारा नहीं बनाई गई थी। इनफैक्ट इसको एक इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप से लिया गया था। इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप को खास ब्लैक होल की तस्वीर लेने के लिए ही बनाया गया था। दुनिया भर में करीब 6 जगहों पर ये टेलीस्कोप लगाए गए थे, जिनमें से हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और दक्षिणी ध्रुव शामिल थे। हर एक टेलीस्कोप एक फुटबॉल के पिच के बराबर के आकार का था। इनको जोड़कर बनाए गए टेलीस्कोप का डायमीटर करीब 12,000 किलोमीटर था। यानी 2019 के बाद से ब्लैक होल प्रैक्टिकली भी प्रूव हो गया कि ब्लैक होल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, व्हाट इज ब्लैक होल्स एंड हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्मेड इन यूनिवर्स। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह होता है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है, मतलब टाइम एंड प्लेस का कोई मतलब ही नहीं होता है। वहां ओनली ग्रेविटी एंड डार्कनेस होती है। एक ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा स्थान है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती है। इसके अंदर का ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतना पावरफुल होता है, अगर कोई स्टार या फिर प्लेनेट इसके नज़दीक आ जाए तो यह उसे भी अपने अंदर खींच लेगा। इसको साइंटिस्ट स्पेगेटिफिकेशन के नाम से बुलाते हैं। आइए जानते हैं ब्लैक होल कैसे बनते हैं। सबसे पहले यह समझने के लिए कि एक ब्लैक होल कैसे बनते हैं, एक ब्लैक होल कैसे फॉर्म होते हैं, इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना होगा। लाइक व्हाट इज सुपरनोवा, व्हाट इज न्यूटन स्टार, व्हाट इज पल्सर स्टार। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वन बाय वन। दरअसल बात ऐसी होती है कि ऐसे ह्यूज स्टार जिनकी ऑलमोस्ट सारी एनर्जी जब खत्म हो जाती है तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। अगर सीधे सीधे वर्ड्स में कहें तो सुपरनोवा किसी विशाल तारे के विस्फोट को कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन स्टार। आफ्टर ब्लास्ट यानी कि सुपरनोवा के विस्फोट होने के बाद जो भी मैटर बचता है वो धीरे धीरे सिमटने लगता है और फिर एक समय के बाद सिमटते सिमटते हुए बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है। इनमें ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो कोलैप्स होकर एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। यही न्यूट्रॉन स्टार होता है। इनका न्यूक्लियर डेंसिटी इतना डेंस होता है कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पल्सर स्टार। यह बहुत तेज गति से स्पिन करने वाला न्यूट्रॉन स्टार होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। अब आइए जानते हैं ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है इस यूनिवर्स में। ब्लैक होल का जन्म यूनिवर्स में उपस्थित हैवी स्टार के डेथ से होता है। सभी तारों में उनकी खुद की लाइट होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, यानी उनमें लाइट तारों में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। हर एक स्टार का जन्म होता है, हर एक स्टार की डेथ होती है। जब तारों के अंदर का फ्यूल हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो तारों के कोर में भीतर हो रही न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन अनबैलेंस हो जाता है, जिसके रिजल्ट में वे स्वयं ही कोलैप्स कर जाते हैं। तारों की कोर में उपस्थित हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन में, कार्बन फ्यूज होकर नियान में। यह साइकिल चलती रहती है एंड इंड में कोर आयरन में चेंज हो जाता है और फ्यूजन की क्रिया बंद हो जाती है। फ्यूजन की क्रिया बंद होते ही कोर की ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर से बहुत अधिक हो जाता है और कोर अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने ही अंदर सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। यह बहुत ही कम समय में अरबों किलोग्राम मास अपने अंदर पुल करने लगता है, जिसके फलस्वरूप एक महाविस्फोट के साथ स्टार फट जाता है। स्टार्स के फटने की इस क्रिया को सुपरनोवा कहते हैं, जिससे भयंकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यह एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब आप समझ लीजिए, हमारा सन जितना एनर्जी अपने पूरे लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करता है, उससे लगभग 100 गुना एनर्जी सुपरनोवा के टाइम प्रोड्यूस होता है। अब विस्फोट के बाद जो मैटर बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू हो जाता है और बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का प्रेशर इतना होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना डेंस हो जाएगा कि वह एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। अगर हम इसे बहुत अच्छी तरीके से समझें तो थ्योरेटिकली रूप से पॉसिबल है कि कोई भी मैटर एक ब्लैक होल बन सकता है। बेसिकली यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी श्वार्ज़ चिल्ड रेडियस तक कंप्रेस कर दिया जाए तो वह एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वह कोई भी स्टार या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है,
यहाँ तक कि हम अपने सन और अर्थ को भी ब्लैक होल बना सकते हैं। बस फर्क यह है कि सन को इतनी जगह के अंदर कोलैप्स करना होगा, कंप्रेस करना होगा, जिससे उसकी रेडियस अपनी श्वार्ज़चिल्ड के रेडियस के बराबर हो। अब श्वार्ज़चिल्ड रेडियस क्या है? अब ये भी एक प्रकार के साइंटिस्ट थे, इनका भी उतना ही योगदान है जितना कि सभी साइंटिस्टों का ब्लैक होल को डिस्कवर करने में। इन्होंने एक फार्मूला दिया था जिससे हम ब्लैक होल को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, हमारे सूर्य का मास अगर 3 किलोमीटर के रेडियस में और पृथ्वी का 9 मिलीमीटर के रेडियस के अंदर कंप्रेस होकर कोलैप्स हो जाए तो यह ब्लैक होल में चेंज हो सकते हैं। बट अपोजिट दैट, नाइदर अर्थ नॉर सन, इतनी उनके पास मासेस ही नहीं है, इसलिए उनके पास इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। पर ब्लैक होल में एक ऐसा स्पेस होता है जहां मैटर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस होने के कारण इनफाइनाइट डेंसिटी हो जाती है और ग्रेविटेशनल पुल इनफाइनाइट पावरफुल हो जाता है। अब इस एरिया को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी मीन्स ब्लैक होल की वह स्मॉल पॉइंट, यानी वह छोटी से छोटी प्लेस जहां सभी उसके मास कोलैप्स हुए होते हैं। यह बेहद पावरफुल ग्रेविटी वाला प्लेस होता है। इसके खिंचाव से कोई नहीं बच सकता है। मीन्स नो वन कैन एस्केप फ्रॉम दिस। इवन इफ लाइट, जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज़ों में से एक है, अगर लाइट भी यहाँ इंटर कर जाए तो वो भी बाहर नहीं निकल सकता है। पर रुकिए जरा, क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि वाई इट विल बी हैपन? आखिर ऐसा क्यों होता है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाता है? अब इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि साइंटिस्ट लोग ब्लैक होल को कैसे डिफाइन करते हैं या ब्लैक होल को कैसे एक्सप्लेन। देखिए, साइंटिस्ट एक ब्लैक होल को अक्सर एक ऐसे ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सप्लेन करते हैं जिनका एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो। एस्केप वेलोसिटी मीन्स पलायन वेग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पलायन हो जाना, मतलब इतनी स्पीड अचीव कर लेना कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट से या फिर उस ब्लैक होल के ग्रेविटी के एरिया से बाहर निकल सके। मतलब एस्केप वेलोसिटी वह मिनिमम स्पीड होती है जो एक ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए ताकि वह ऑब्जेक्ट रुकने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड की ऑर्बिट से बचकर बाहर निकल जाए। यहाँ मैं आपको एक सीधे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी भी रॉकेट को अपने अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलना है तो उसकी स्पीड मिनिमम 11.2 किमी पर सेकेंड की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी ही 11.2 है। इसलिए ऑब्जेक्ट चाहे रॉकेट हो या फिर कोई गोली या फिर एक बॉल, इसे पृथ्वी की सरफेस पर वापस गिरने से बचने के लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से तो चलना ही होगा। इसी तरह लाइट को भी अगर एक ब्लैक होल के अंदर से बाहर आना होगा तो उसे ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी से, मतलब उसके ग्रेविटी के पुलनेस की स्पीड से ज़्यादा चलना होगा। यहाँ पर यह कोई आंसर करना सही नहीं होगा कि ब्लैक होल के अंदर कुछ नहीं है जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पा रही है। इनफैक्ट सच बात तो ये है कि ब्लैक होल का ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि लाइट को भी बाहर जाने नहीं देता है, उसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक क्वेश्चन मन में यहाँ पर और उठता है कि ब्लैक होल के आसपास क्या होता होगा। ब्लैक होल में गिरने पर या फिर उनके अंदर इंटर करने पर हम क्या देखेंगे, हमको क्या मिलेगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप एक ब्लैक होल के पास पहुँचेंगे तो आपको इवेंट होराइजन देखने को मिलेगा। अब यह एक ऐसी लिमिट होती है जहां उस पार होने वाली कोई भी इंसिडेंट इस पार के यूनिवर्स में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती है, यानी उसके पार ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे बाहर ही नहीं निकल सकता। सेकंड, आपको हॉकिंग रेडिएशन देखने को मिलेगा। यह एक प्रकार का रेडिएशन होता है जो ब्लैक होल के पास इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभाव से प्रोड्यूस होता है। यह किसी भी ऑब्जेक्ट को राख में तब्दील कर सकता है। इसको स्टीफन हॉकिंग ने 1974 में डिस्कवरी किया था। इसको हॉकिंग के नाम से ही जाना जाता है। अब यह सब ब्लैक होल के आसपास की चीज़ें हैं जिनको मैंने अभी बताया है। तीसरा, आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। न्यूटन ने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, जिसका मतलब टाइम हर जगह हर स्थिति में एक ही होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन है, जिसके अनुसार टाइम रिलेटिव है, यानी टाइम हर जगह अलग अलग हो सकता है, और ये सही है। प्रेजेंट में ये प्रूव हो चुका है। ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है, यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। टाइम को खींचा जा सकता है पर दबाया नहीं जा सकता है। टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे ब्लैक होल के पास होता है।
ब्लैक होल के पास किसी प्लेनेट पर रहा जाए जहां बहुत ज़्यादा ग्रेविटी के कारण टाइम बहुत धीमा हो जाता है। पर ब्लैक होल का पता कैसे लगाया जाता है, ये तो हम तो जानते ही नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, इन्हें केवल स्पेशल टूल के जरिए ही देखा जा सकता है, जैसा कि स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के तारों के बिहेवियर को देखकर हम इसे पता लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है। इसी का उल्टा हम सोचे ऐसी जगह जहाँ पर लाइट जा रही है पर किसी पर फोकस नहीं कर रहा है, जैसे किसी अंधेरे घर में टॉर्च जलाने के बाद उसका पॉइंट नहीं दिख रहा हो। पर ब्लैक होल में ऐसा नहीं होता है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है ब्लैक होल में। ब्लैक होल को पकड़ने के लिए साइंटिस्ट उन्हें मजबूत गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पता लगाते हैं, जो आसपास की वस्तुओं जैसे सितारों, ग्रहों को इम्पैक्ट करता हो। साइंटिस्ट यह पता लगाने के लिए स्टार्स और अदर एलिमेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इसके अलावा कई एनर्जी लाइट एमिशन के जरिए भी पता लगाया जा सकता है। पावरफुल टेलीस्कोप यूज करके इन रोशनियों को पकड़ा जा सकता है। हम डायरेक्टली ब्लैक होल को विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, हालांकि आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर उसके पावरफुल ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के द्वारा उसकी प्रेजेंस का अनुमान जरूर लगा सकते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा पड़ा है, जिनमें ब्लैक होल सबसे बड़े मिस्टीरियस में से एक है। एक काले पिंड में लाखों ग्रह समा सकते हैं। यह थ्योरी मूवी या इमेजिनेशन तक सीमित नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे यूनिवर्स की हकीकतों में से एक है।